द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ न्यूजीलैंड से शरीके गुफ्तगू हैं अरविंद सहारन। अरविंद सहारन का ताल्लुक इंडिया की स्टेट राजस्थान से है और ये पाकिस्तान का विजिट भी कर चुके हैं। बेहतर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के एडवोकेट हैं और ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का एक वेल विशर हूं और ये चाहता हूं कि ये दोनों मुल्क जो हैं वो अमन से रहें और दोनों मुल्कों के अवाम का फायदा हो। उसके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर से मोहम्मद मेहदी साहब। मेहदी साहब जंग, तेहरान टाइम्स और चाइना टुडे में कालम लिखते हैं और लाहौर की जानी मानी शख्सियत हैं। मेहदी साहब, आप ही से मैं शुरू करूं। अगर अनवारुल हक काकड़ साहब, हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अभी यूएन गए थे। जनरल असेंबली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लॉन्ग टर्म शिफ्ट टू जियो इकोनॉमिक्स इज वेल अंडर वे. Development depends on peace. Pakistan is situated in one of the least integrated regions of the world. Pakistan believes that regions develop together. Pakistan desires peaceful and productive relations with all its neighbors, including India. उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर is the key to peace between Pakistan and India. और यूएन सुपरवाइज प्लेबिसिट की भी उन्होंने बात की और उन्होंने ये कहा कि द सिक्योरिटी काउंसिल मस्ट इंश्योर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इट्स रेजोल्यूशंस ऑन कश्मीर। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वी मस्ट काउंटर ऑल टेररिस्ट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, इंक्लूडिंग द थ्रेट posed by far right extremist and fascist groups such as Hindutva inspired extremists threatening genocide against Indian Muslims and Christians. क्या कहेंगे आप इन बातों के बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, देखिए, ये यूएन की जो स्पीच होती है ना, ये बुनियादी तौर पे इंटरनेशनल ऑडियंस को आपने अपनी सूरत हाल बतानी होती है कि आपका क्या मौक़िफ़ है। वैसे मेरा तो ज़ाती सा ख्याल था और मैंने इसके ऊपर तहरीर भी किया है और मुख्तलिफ चैनल्स पर भी कहा है कि काकड़ साहब को इस वक्त जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो एक निगरान वज़ीर आज़म थे और उनकी बात जो है वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वाली नहीं थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने पसंद किया और वो वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ पे स्पीच की। तो ठीक है, उन्होंने एक स्पीच कर दी है जो पाकिस्तान के इंटरनल सूरत हाल है उसको रिफ्लेक्ट किया है उन्होंने इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने, और उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के खित्ते की और बाकी चीज़ों की भी बात की है, जहां उन्होंने एक तरफ ये कहा है कि हम तमाम नेबर्स के साथ और ख़ास तौर पे इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मल रखना चाहते हैं। वहाँ उन्होंने वो वाली तमाम बातें भी की हैं जो इस वक्त इंडिया के हवाले से पाकिस्तान की शिकायत हैं या जो भी आप समझ लें, और उसके अंदर सर फहरिस्त मामला कश्मीर का है। और उन्होंने वो याद दहानी करवाई कि कश्मीर का जो है वो एक इस्तवाब राय होना है और अक़वाम मुत्तहिदा ने उसका वादा किया हुआ है। तो उन्होंने ये सारी बात कही, और जो एक हिंदवाता का या इस वक्त जो मोदी साहब की एक लाइन है, उस लाइन के हवाले से भी उन्होंने बात करी कि ये क्या है और क्या नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की इस बात को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक स्टेटेड पाकिस्तान की पॉलिसी है और उस पॉलिसी को उन्होंने रिफ्लेक्ट कर दिया है और इंटरनेशनल ऑडियंस को बता दिया है कि भाई ये हमारी इस वक्त की पॉलिसी है। लेकिन मेहदी साहब, जब वो ये कहते हैं कि हम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें तो फिर कुछ चेंज जो थी उनकी सोच में कुछ नजर आनी चाहिए थी कि वाकई आप जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ चले गए हैं, लेकिन वो चेंज हमें नजर नहीं आती और वही पुरानी वाली पॉलिसी ही की रीइटरेशन नजर आती है। और जैसे हिंदुत्व पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई पाकिस्तान कैसे हिंदुत्व पे क्रिटिसाइज कर सकता है जो दिन रात हमें बताया जाता है दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे बना, मुस्लिम नेशनलिज्म की बुनियाद पे बना। तो हिंदू राष्ट्र की जब कोई बात करता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है, हम दिन रात मुस्लिम नेशनलिज्म की बात करते हैं। तो ये कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं नजर आता? पाकिस्तान की पॉलिसी के अंदर जो है ना, वो शिफ्ट तो अपनी जगह पे मौजूद है, और ये शिफ्ट जो है ये हम अब से नहीं देख रहे। ये पाकिस्तान की पॉलिसी का जो शिफ्ट है ना, ये सन 2016 से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है काम कर रहा है।
और जो सी पैक के मुआहदे हुए थे वो बुनियादी तौर पे उसी को जहन में रखकर ये मुआहदे किए गए थे। और इस मुआहदे का असल जो मकसद था वो पाकिस्तान की जो एक पोजीशन है, पाकिस्तान जिस जगह पर मार्ज वजूद में आया, इस एरिए को इंटरनेशनली राहदारी के तौर पर इस्तेमाल करना था। इसलिए ये तो खैर से जियो इकोनॉमिक्स की बात जो है ना, इंडिया का मामला जरा दूसरा हटकर है, क्योंकि इंडिया के साथ पाकिस्तान के वो रिलेशंस नहीं बन सके जो बनने चाहिए थे। और जो इस वक्त इंडिया की भी ज़रूरत थी कि इंडिया भी इसी तरह जैसे सी पैक के मामला थे, इसी तरह इंडिया भी पाकिस्तान और पाकिस्तान से फिर ईरान और अफगानिस्तान और ये तमाम रास्ता तुर्की और यूरोप तक जाता, और यही सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता भी था और यही सबसे ज़्यादा बचत वाला रास्ता भी था। लेकिन हिंदुस्तान ने बहरहाल इस हवाले से एक उसकी अपनी पॉलिसी है, वो अपनी पॉलिसी पे आज़ाद है, वो जो मर्जी कह सकता है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं मुस्लिमिज्म की और हिंदुइज्म की, देखिए वो सारी बातें ठीक हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुस्लिम, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम के साथ साथ हमेशा अपनी मिनॉरिटी का भी बात करता है और यहाँ पर रहने वालों की भी बात करता है। और पाकिस्तान तो दावा यही रखता है कि पाकिस्तान के झंडे में जो सफ़ेद रंग है वो बुनियादी तौर पे अक़लियतों का रंग है। इसलिए पाकिस्तान को और इंडिया के मामले को इसलिए आप ज़रा अलहदा करके देखिएगा कि इंडिया की जो मौजूदा हुकूमत है ना, वो बात कर रही है हिंदुआता की और इन तमाम चीज़ों की। और अभी आप देख लें, अभी परसों की बात है, कर्नाटक के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें जिस किस्म के मैसेजेस वहाँ के वोटर को गए हैं और जिस तरह मुस्लिम के हवाले से वहाँ के वोटर को मैसेजेस भेजे गए हैं, तो ये पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती। मसलन अब यहाँ भी इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन के अंदर आप देखेंगे कि कहीं पर भी कोई ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करेगा कि दूसरे मज़ाहिब के खिलाफ बात करके उसको जो है वो अपने वोटर को उसकी तरफ अट्रैक्ट करे। इसलिए दोनों बातों में फ़र्क है। और क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि वहाँ पर जो मिनॉरिटीज़ हैं वो बहुत बड़ी तादाद में रहती हैं, और मिनॉरिटीज़ जो है मसलन आप किसी भी बड़े शहर में वहाँ के जाएं, जो मुझे इत्तफाक हुआ है, तो वहाँ पर आपको बड़े आराम से मिल जाएगा कि ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, जबकि आप पाकिस्तान के अंदर अगर आप आएँ, लाहौर शहर में हो या जहाँ आप बैठे हुए इस्लामाबाद में, तो आप अगर मार्केट्स में और जगहों पे फिर रहे हैं तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कौन से मज़हब का आदमी जा रहा है और ये कौन से मज़हब का, क्योंकि वो बहुत कम लोग रहते हैं। मतलब लाहौर में आपको शादो नादर जो है वो सिख या कोई इस तरह के लोग नजर आएंगे, जबकि लाहौर में उनकी कुछ आबादी मौजूद है। तो मकसद ये है कि वहाँ का और यहाँ के ये जो लैंडस्केप है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दोनों जगहों पे चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में देखा जा रहा है। और क्योंकि ये इस वक्त देखिए, ज़ियाउल हक साहब भी हमारे मुल्क में कैसे आए थे, जो इस्लामिज़्म और इस तमाम चीज़ों की बात करते थे, लेकिन वहाँ पर भी अक़लियतों के खिलाफ बात नहीं हो रही थी। मुल्क में इस्लाम नाफिज करने की या उसके ऊपर बात हो रही थी या कोशिश हो रही थी, लेकिन वहां पर सिचुएशन दूसरी है। वहां पर अक़लियतों के हवाले से जो है वो गुफ्तगू भी नहीं हो रही सिर्फ, बल्कि बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। और उसको ऐसा है कि स्टेट उन वाकयात के पीछे है और स्टेट जो है वो उन वाकयात को प्रमोट करती है, और स्टेट की जो हुकूमती पार्टी है वो और उसके जो अलाए हैं वो उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो ये जरा फर्क है, इस फर्क को जरा समझने की जरूरत है। आया कि देखिए, जाती तौर पर अगर आप मुझसे बात करें या मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानियों से बात करें, तो वो हिंदुस्तान के साथ मिलजुल कर ही रहना चाहते हैं और वो किसी किस्म की कोई लड़ाई या कोई झगड़ा या कोई मसाइल पैदा करते हुए नहीं देखना चाहते। लेकिन बहरहाल कुछ ऐसी चीजें हैं जिन चीज़ों को हल करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। अगर आप उसे हल नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकेंगी। जी। अच्छा अरविंद, मैं अभी देख रहा था जो YouTube पे तकरीर मौजूद है अनवारुल हक काकड़ की, जो जियो टेलीविजन की तरफ से लगाई गई, और उसका थंबनेल पता क्या है? अनवारुल हक काकड़ का अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब, भारत के मकरू चेहरे से नकाब हटा दिया। और जियो वो चैनल है जिसके बारे में हमारे बहुत सारे जो पेट्रियट्स हैं वो कहते हैं कि ये तो प्रो इंडिया चैनल है, और एक प्रो इंडिया चैनल ये कह रहा है कि भारत के मकरू चेहरे से नकाब हटा दिया। और उर्दू अखबारों में तो ये अक्सर इसी तरह की बात आती है कि भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया और ये हो गया और वो हो गया।
तो मेहदी साहब ने जो कुछ कहा, इसको कैसे देखते हैं आप? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी और मेहदी साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। मैं चाहूंगा कि इनकी कुछ बातों का मैं एक एक करके जवाब दूं। शुरू करते हैं जी। अनवार उल हक काकड़ साहब का जो जो उनकी जो स्पीच थी यूएन जनरल असेंबली में, वहीं से ही मैं नहीं जानता कि आपके इस प्रोग्राम में कितना वक्त है। अगर कोई ऐसा कोई टाइम हो कि जी अनइंटरप्टेड कोई हम सेशन करें, उसमें हम फिर जो है ना, यहाँ पे मैं चाहता कि काकड़ साहब की पूरी स्पीच को फिर से सुनते हम। मैं भी सुनता, आप भी सुनते, मेहदी साहब भी सुनते। 18 मिनट की कोई तकरीबन वो स्पीच है। और फिर मैं आपको ये बताता कि उनकी स्पीच का जो फोकस था वो कहाँ पे, वो मैं समझता हूं कि बहुत ही गलत था। मसलन पाकिस्तान में फ्लड्स आए, फ्लड्स के अंदर जो तबाही हुई, $30 बिलियन का नुकसान हुआ मईशत को, 80 लाख के करीब बंदा होमलेस हो गया। उसकी वजह से जो स्टंटेड ग्रोथ है उसके अंदर कितना इजाफा हुआ है। कितने सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान के अपने, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से सबसे बड़ा। आफ्टर ऑल देयर कैन बी नो पॉलिटिक्स विदाउट इकोनॉमिक्स। मैं तो ये सोच रहा था कि वो मईशत के हवाले से कोई गुफ्तगू करते, थोड़ी बहुत की उन्होंने, और ये कहा जी कि ये जो हमें डेट रिलीफ दिया जाए। सीधी सीधी बात वो कुल मिला के अगर मैं सादा जबान में समझाऊं तो वो ये कहते हैं हम आप हमारे खुदारा कर्जे माफ कर दें, जो हमारे ऊपर कर्जे हैं। ये इसकी उन्होंने बात की। उन्होंने ये कहा कि कॉप 28 के अंदर जो $100 बिलियन का क्लाइमेट चेंज के लिए एक फंड था, उसमें से भी हमें कुछ दिया जाए। अब उन्हें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि जो ग्लोबल इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक है। फिर वो चाहे वेस्ट के ममालिक हों, यूरोपियन यूनियन हो, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। ऐसे वक्त में काकड़ साहब ने क्या कहा? उन्होंने चाहे बात इधर से की हो या उधर से की हो, ले दे के पैसे ही मांगे। फिर आ गए वो इस्लामोफोबिया के ऊपर कि इस्लामोफोबिया पे वो दुनिया के मुसलमानों का केस प्रेजेंट कर रहे थे। मुमकिन है लौट के आएंगे तो वो भी चाहेंगे कि इमरान खान की तरह भाई लोग कहें काकड़ साहब ने क्या स्पीच की है, क्या दुनिया को बताया है जी कि कितना इस्लामोफोबिया है और हम कितना परेशान हैं उससे। और वाह जी वाह, पूरे मुसलमानों का, आलमी मुसलमानों का काकड़ साहब केस लड़के आए हैं। फिर काकड़ साहब ने बात की कश्मीर के हवाले से, वही सड़ा गला बयानिया पुराना, फॉरेन ऑफिस की वो धूल पे चढ़ी हुई जो पुरानी स्पीचेस हैं उनको थोड़ा गर्दा उसमें से जो है हटा के, गर्द हटा के उसके ऊपर से फिर से पढ़ दी। क्या नया था उनकी स्पीच में? कुछ भी नया नहीं था। फिर उन्होंने क्या बात करी? उन्होंने जी फिलिस्तीनियों के ऊपर भी बात की, वैसे ही जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब कहते थे, ए अर्ज़े फिलिस्तीन मैं हाजिर हूं तुम्हारे लिए। मुमकिन है कोई फिलिस्तीन में बैठा हुआ बंदा समझ भी ना पा रहा हो कि ये बंदा कहना क्या चाहता है, ये कैसे हाजिर है, ये क्या करेगा हमारे लिए। मैं सोच रहा था कि भाई दे जाके देखूं कहीं पे कि पाकिस्तान फिलिस्तीनियों को कोई पैसा देता आया है कि 70-75 साल में कोई फंड देता है उनको। ऐसी भी कोई बात नहीं है। फिर भी वो मामे बने हुए थे वहां पर कि जी हम फिलिस्तीन का केस लड़ रहे हैं। अपना केस लड़ो भाई, कहां खड़े हो? मईशत कहां खड़ी है? लोग गुर्बत में जा रहे हैं। 40% आपकी पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चली गई है। मैं इंडिया को कोई आइडियल कंट्री नहीं मानता, हरगिज नहीं मानता हूं, लेकिन इस स्पीच से मैं बहुत मायूस हुआ हूं। हमारे भी यहाँ 15% आबादी है, वर्ल्ड बैंक के वही उन्हीं उन्हीं के रिपोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान के लिए मैं कोट कर रहा हूं। तो आप ये देखें कि उनकी स्पीच में ऐसी कौन सी नई बात थी जिसको देख के मैं ये कह सकूं कि बड़ा इसने अपने मुल्क का जो मुकदमा लड़ा है जी कोई। मैं अगर वहां पे गया होता, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता, लेट मी टेल यू चौधरी साहब, काकड़ साहब से बहुत अच्छा काम करके आता, अपनी आवाम की दुख तकलीफ, उनका दर्द दुनिया को बताता, और जियो इकोनॉमिक्स की बात करता तो उसके ऊपर कुछ अमलन भी मैं कुछ आगे कोई कार्रवाई करता। चाइना की तरफ जो ट्रेड है वो तो एक तरफा ट्रेड है सारी। आपको यकीन ना आए तो आप जाके और जीबी से जो चाइनीज ट्रक वापस जाते हैं आप उनको चेक कर लें
कि वो भरे हुए जाते हैं चीन में या वो खाली जाते हैं, तो आपको लग पता जाएगा कि सारे खाली जाते हैं। है ही कुछ नहीं एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ। बिजली का बहरान है, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। क्राइसिस देखें, पोर्ट कासिम कराची में चले जाएं तो पोर्ट बंद पड़ा है जी, इतने महीने हो गए हैं ना, उसमें कोई ट्रेड ही नहीं हो रही है कोई। वो क्या बात कहां जियो इकोनॉमिक्स हो रही है आपकी? एक तरफ ईरान है, दुनिया भर के सैंक्शन है उनके ऊपर, एक तरफ अफगानिस्तान है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला है वहां पे। एक मुल्क है जो पूरी दुनिया में जिसने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, कहां ट्रेड है भाई वहां पे? कहां हो रही है आपकी जियो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी? 2021 में जब जनरल बाजवा ये लेकर आए, मैंने पाकिस्तान के बड़े ओहदेदार जर्नलों से ये प्रोग्राम किए, बात करी कि मुझे बड़ी खुशी थी कि चलें जी, बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, कुछ जियो स्ट्रेटेजी से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ ये मुल्क जा रहा है। हिंदुस्तान के साथ भी कोई मामला हमारे भी कोई ट्रेड में या कुछ और आगे बढ़ेंगे। इमरान खान एज अ कॉमर्स मिनिस्टर तो ईसीई की समरी पे साइन कर देते थे, जब वो बात कैबिनेट में गई तो हाथ पांव फूल गए और वापस ले लिया। फिर किसी ने बताया कि सर कम से कम खुदारा जो वहां से पेनाडोल आती है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स आता है, उसकी इजाजत दे दें आप आने के लिए। तो फिर जाके कहा कि चलो भाई, हम कश्मीर पे सौदा नहीं करेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। इतनी गैरत थी तो लाइफ सेविंग ड्रग्स क्यों ले रहे थे भाई? वो भी ना लेते, वो भी ना लेते। अब आ जाएं आप इन कंपैरिजन टू एस जयशंकर साहब की स्पीच देख लें। मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूं बीजेपी का, उसकी पॉलिसीज का, मुझसे ज्यादा क्रिटिसिज्म कोई नहीं करता होगा उनपे। मगर मुझे खुशी है कि जयशंकर साहब ने वहां पे पाकिस्तान, टेररिज्म कि कोई ये कहे कि जी दबे अल्फाज के अंदर इनका निशाना पाकिस्तान की तरफ था, जिक्र भी नहीं किया, बात ही नहीं करी उस आदमी ने। उसने अपने मुल्क के जो अचीवमेंट्स थे उनको गिनाया कि जी हमने ये G20 समिट किया, बड़ा कामयाब समिट रहा, इससे हम ग्लोबल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ट्रेड की बात कर रहे हैं। उन्होंने चंद्रयान 3 का जो मिशन था, इसकी कामयाबी के बारे में बताया, अपने मुल्क को शोकेस किया दुनिया भर के अंदर कि जी हम एक बहुत बड़ा आपके लिए एक ना सिर्फ एक मार्केट है बल्कि एक ट्रेडिंग पार्टनर हैं। तो आए हमारे साथ गुफ्तगू करें, ट्रेड को लेकर करें, और बाकी जो मामलात हैं, पीपल टू पीपल कनेक्शन है, उस पर कोई बात करें। काकड़ साहब की स्पीच में तो कुछ था ही नहीं। मैं तो कहता हूं चौधरी साहब, ये जो सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं स्ट्रीम यार्ड, इसके अंदर आप लिंक इंसर्ट करें काकड़ साहब की स्पीच का। हम आगे की गुफ्तगू तो बाद में करते हैं, पहले 18 मिनट सुनते हैं उनको, फिर इंडियन फॉरेन जो है मिनिस्टर, उनकी बात को सुनते हैं, तो लोगों को पता चलेगा कि प्रायोरिटीज क्या है। पाकिस्तान की प्रायोरिटी इस वक्त फिलिस्तीन है। मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान का मसला इस वक्त इस्लामोफोबिया है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। पाकिस्तान के मसले कुछ और हैं। गरीब आवाम से जाके पूछें कि पाकिस्तान के मसले क्या हैं। वो जो कि 10,000 कमाई करने वाला बंदा 15-20 हजार रुपए बिजली का बिल लेके बैठा है, वो कैसे देगा? मसला पाकिस्तान का ये है, जिसकी तरफ वो नहीं आए बिल्कुल भी। अब आ जाते हैं कि जी माइनॉरिटीज का जो इशू है, हिंदुस्तान पे क्रिटिसिज्म कर रहे थे वो। अपना हाल देखो भाई तुम, जड़ावाला के अंदर क्या हुआ अभी देखा नहीं लोगों ने? चर्चेस जला दिए गए। इस्लामोफोबिया की आप बात करें, वो अल्लाह अकबर कह के चर्चेस को जला रहे थे, तो फिर इस्लामोफोबिया नहीं होगा तो फिर क्या होगा दुनिया के अंदर? फिर आप जाके क्या क्या कोई है सीरियस कोई मुल्क जो पाकिस्तान को लेता हो कि हाँ भाई बड़ा जबरदस्त इनका कॉज है, हम इनके साथ रिलेट करते हैं? यूनाइटेड नेशंस ने बार बार ओआईसी ममालिक में पाकिस्तान एक ही अर्जी लेके गया। उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये डे एक बना दो आप इस्लामोफोबिया के लिए। यूएन जनरल असेंबली के अंदर आप जो लेकर जाएंगे, जिस दिन के लिए को आप वहां पे चाहेंगे कि ये दिन आप मुकर्रर कर दें इस चीज के लिए, वो कर देंगे। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इस्लामोफोबिया से पहले और भी पाकिस्तान के बहुत इश्यूज हैं। तो पाकिस्तान ने क्या बात करी? कश्मीर, इस्लामोफोबिया, फिलिस्तीन। हाँ जी, ये है पाकिस्तान के मसले का। क्या क्या स्पीच थी काकड़ साहब की, बहुत ही वाहियात स्पीच थी, मैंने सुनी है, आप भी गौर से सुने। फिर हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज के चैंपियन बन रहे हैं। अपने यहां माइनॉरिटीज का हाल देखें भाई, आप 1947 में आजाद हुए थे, 22-23% थी माइनॉरिटी। आज पाकिस्तान में कितनी रह गई है? 1.5-2%। अपने परचम के अंदर
अभी मेहदी साहब ने कहा कि जी हमने वो व्हाइट उसमें लगा दिया है। हु केयर्स अबाउट इट कि आप व्हाइट लगाएं, रेड लगाएं, ऑरेंज लगाएं, हरा लगाएं। हाल देखें उनका कि उनको हुकूक आपने क्या दिए हैं। मैं ये बात करता हूं, मैं ये भी कहता चलूं, इंडिया के अंदर इस वक्त इश्यूज हैं हिंदुओं के, मुसलमानों के दरमियान। हमारे यहां पे भी एक जो है मजहबी इंतहा पसंदी देखी जा रही है, उसमें इजाफा हो रहा है। मैं इंडिया को आइडियल कंट्री नहीं मानता हूं, लेकिन क्रिटिसिज्म आए कोई ऐसे मुल्क की तरफ से जहां पे माइनॉरिटीज की कोई सूरत हाल अच्छी हो तो बात भी बनती है। अगर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने आपकी माइनॉरिटीज के हवाले से कोई गुफ्तगू की हो तो आप भी कर देते। आप अपनी बात करें अपने यहां पे इस वक्त में, जब आपके खुद के हालात ये हैं कि एक नॉन मुस्लिम को आप इतने खौफजदा हैं कि बावजूद 97-98% होने के आप अपने आईन में लिख देते हैं कि भाई कोई गैर मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, कोई सदर नहीं बन सकता। तो कौन सी बराबरी की बात रह गई है पीछे? फिर कौन सी बराबरी का दावा कर रहा है पाकिस्तान? आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है। लेट्स अज्यूम कि इंडिया के अंदर इस वक्त डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट, आई विल टेक इट। व्हाट वुड इट टेक टू एंड दिस डिस्क्रिमिनेशन? कल को कोई ऐसा बंदा आ जाएगा एज अ प्राइम मिनिस्टर जिसको ज्यादा कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ आइन के ऊपर अमल दरामद ही करना है, आइन के ऊपर इंप्लीमेंट ही करना है। वो इंप्लीमेंट कर देगा, सारे बराबर हो जाएंगे। लेकिन जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप लिख देंगे डिस्क्रिमिनेशन को, उसके बाद में आप अच्छे से अच्छा बंदा बिठा ले वहां पे, वो डिस्क्रिमिनेशन तो कभी खत्म नहीं होगा। ये है वो हार्श रियलिटीज। खामखा का बेवजह का जो रेटरिक है, इट इज नॉट गोइंग टू गेट पाकिस्तान एनीवेयर। क्या क्या ताल्लुक है आपका फिलिस्तीन से, मैं ये जानना चाहता हूं, जिसके ऊपर काकड़ साहब बात करते हैं। बस मैं 1 मिनट दें, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। हिंदुस्तान के साथ आपकी जंगें हैं, 3-4 हो गई हैं। हिंदुस्तान के साथ में एक बहुत ही एक ब्लडी पार्टीशन हुआ है। अपने पासपोर्ट पे ये लिखो, दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया। लेकिन वो तो नहीं है। आज भी इंडिया से कोई पाकिस्तान चला जाए या पाकिस्तान से कोई इंडिया आ जाए, लोग उस इंसान को इतनी इज्जत देते हैं, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार देते हैं जैसे बरसों का कोई बिछड़ा हुआ भाई हो। मैं खुद इस बात की गवाही देता हूं, मैंने जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन अपने पाकिस्तान में गुजारे। एक एक पल, एक एक मुझे लम्हा जो है वो याद आता है, इस उम्मीद में, इस सोच के साथ में कि मैं वापस कब जाऊंगा वहां पे। इतने मुझे वहां की मिट्टी से मोहब्बत है, वहां के लोगों से मैं बता नहीं सकता, बावजूद कि उनमें बहुत कमियां होंगी, मुझ में भी होंगी बहुत सारी कमियां, मैं ये नहीं कहता हूं, मगर वो लोग वहां के जो हैं वो मुझे अपने लगते हैं। मैंने नहीं कहा ये दो कौमी नजरिया है, ये है, तुम मुझसे अलग हो, ये आपकी प्रॉब्लम है, वो जाने। बट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, फिलिस्तीनियों के साथ में आपका क्या प्रॉब्लम है भाई? एक कोई इजराइल के अंदर रहने वाला, कोई माइकल, बेंजामिन, कोई डैनियल, आपके यहाँ के किसी वकास गुज्जर को या एहसन जट से उसकी क्या दुश्मनी है? वो एक दूसरे की जुबान नहीं बोलते, उनके दादे परदादे 15 आप उनकी नस्लें पीछे चले जाएं, मिले नहीं होंगे बेचारे कभी एक दूसरे से, ना बॉर्डर लगता, ना खाना पीना एक जैसा, ना जुबान एक जैसी। क्यों दुश्मनी पाल रखी है भाई? क्या लगते हैं वो आपके? क्यों दुश्मनी पाल रखी है? मतलब अपनी प्रायोरिटीज को छोड़ के पाकिस्तान एक ऐसे सफर पे निकल पड़ा है जिसमें सिवाय अपने मुल्क की बर्बादी के और कुछ नहीं रखा। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मेरे नाम पे ना जाएं कि ये कोई अरविंद है, हिंदू घर में पैदा हुआ, इंडिया से आया। मुझे आप ये देखें कि यार ये हमारा ही भाई है, हमारा ही वेलविशर है, हमारे लिए ही हमदर्दी रखता है, और इस बात से नाराज है कि इस वक्त में जब मुल्क बैंकरप्सी के दहाने पर खड़ा है, इस वक्त की जब मुल्क में लोगों के पास पैसे नहीं है बिजली के बिलों को जाके जमा कराने के, उनकी अदायगी नहीं कर वो पा रहे, और ऐसे वक्त में पाकिस्तान क्या कर रहा है? किन कॉज को वो जाके दुनिया भर में चैंपियन कर रहा है? अपने हालात देखिए पहले। बहुत कुछ कहना चाहता हूं, फिलहाल यहीं पे रोकते हैं जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा मेहदी साहब, पाकिस्तान में एक सेल्फ राइचियसनेस पाई जाती है अकलियतों के हवाले से कि हम अकलियतों को बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं,
हमारे यहाँ तो अकलियतों की कहा जाता है कि नक्सीर भी नहीं फूटती, और इंडिया में जो है ना जेनोसाइड हो रहा है अकलियतों का, उनकी नस्ल कुशी हो रही है, उनका कत्लेआम हो रहा है। ये एक्सटेंडेड नैरेटिव है, और हकीकत क्या है कि आज तक हमने उनको बराबर नहीं समझा। अंग्रेजी में कहते हैं दे आर हियर ऑन सफरेंस, दे आर नॉट हियर एज वेलकम सिटीजन्स। वो हैं, बस मजबूरी है। जैसे वो खादम हुसैन रिजवी साहब ने कहा था, जैसे टॉयलेट भी तो होता ही है ना घर में, तो वो हैसियत हम उनको देते हैं। और अमीर हमजा साहब जमात दावा के एक लीडर हैं, उन्होंने चंद साल पहले 2015 में एक किताब लिखी, हिंदू धर्म इंसानियत का कातिल, और उस पे हमारा जो ब्लेस्फेमी लॉ है वो हरकत में नहीं आया कि भाई ये आप तौहीन कर रहे हो एक इतने बड़े मजहब की जिसके मानने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और हमारे एंकर्स और हमारे टीवी हमारे कालम नवीस दिन रात क्या कहते हैं, ये जी गैर मुस्लिम हैं जो हमारे मजहब पे अटैक करते हैं, हम तो सब मजाहिब का एहतराम करते हैं। और एहतराम की एग्जाम्पल ये है कि किसी ने उस पर क्रिटिसिज्म तक नहीं किया, उनके खिलाफ एक्शन लेना तो दूर की बात है, कोई एक्शन नहीं हुआ। आज भी हम नहीं श्योर, हम कहते हैं दो कौमी नजरिया, तो इसका मतलब है कि जो गैर मुस्लिम है वो हमारी कौम का हिस्सा ही नहीं है। अगर रिलीजन डिफाइन करता है आपके नेशनहुड को, तो फिर वेयर डू नॉन मुस्लिम स्टैंड? फिर हमारा एक पॉपुलर नारा है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब जो कलमा नहीं पढ़ता उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो खामखा इधर है, बस है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं उनको। बराबरी की तो बात ही ना करें। क्या कहेंगे आप? देखिए शकील साहब, आपने बात करी, काफी सारी बातें करी, अरविंद साहब ने भी बहुत सारी बातें करी। देखिए बात यह है कि अमीर हमजा साहब ने अगर कोई किताब लिख दी है तो अमीर हमजा साहब पाकिस्तान के अंदर ठीक है एक साहब हैं, इसी तरह दुनिया के और मुल्कों के अंदर भी बहुत सारे साहब हैं। मसलन सलमान रुश्दी ने भी एक किताब लिख दी थी। तो किताबें जो हैं वो बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन वो लोग कितने सीरियस हैं, किस अफेयर्स के ऊपर रहे हैं, उनकी मालूमात का क्या जरिया है, उसके मुताबिक फिर फैसला करना है कहाँ पे क्या हो रहा है। अब क्योंकि बहुत सारी बातें हुई हैं, अब उसको अगर मैं बारी बारी जवाब देने लगूं तो बड़ा लंबा हो जाएगा, मुख्तसरन मैं कोशिश करता हूं। तो बात यह, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे। नरसिम्हा राव साहब ने अपने मरने से पहले फरमाया कि उन्होंने एक अपनी किताब तैयार की है, लेकिन वो उनके मरने के 10 साल के बाद आएगी मार्केट में। 10 साल के बाद वो मार्केट में आई, उनकी फैमिली ने वो किताब जारी कर दी। मेरे पास भी है वो किताब। उस किताब के अंदर आपने कभी पढ़ा है कि मुसलमानों के साथ और बाबरी मस्जिद के साथ क्या कुछ हुआ? जो उन्होंने पेपर्स इकट्ठे किए कल्याण सिंह साहब के दौर से लेकर, और वहां पर क्या सिलसिला रहा। देखिए ये ऐसी बातें हैं जो मैं अगर करना शुरू कर दूं तो बेशुमार बातें जो है मैं हिंदुस्तान के हवाले से शुरू कर दूंगा। लेकिन मेरा मकसद आपके प्रोग्राम में आने का ये होता है हमेशा से कि आपकी व्यूअरशिप जो है वो ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर है, और हिंदुस्तान को ये मैसेज दिया जाए। मैं जिस कैपेसिटी का भी आदमी हूँ, हिंदुस्तान को ये, क्योंकि आप समझते हैं कि मुझे बुलाना चाहिए, आप मुझे बार बार बुलाते हैं, तो मैं ये मैसेज देता हूँ कि देखिए पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग रहते हैं वो हिंदुस्तान से कोई नफरत नहीं करते, वो कोई हिंदू से नफरत नहीं करते। कुछ लोग हर जगह पर ऐसे होते हैं जो किसी भी मजहब से भी नफरत कर सकते हैं, किसी मुल्क से भी नफरत कर सकते हैं। तो इसको गटमट मत करें इन तमाम बातों को। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद जो मसाइल हैं, वो मसाइल जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो ताल्लुकात का आगे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शंकर जी ने क्या तकरीर करी, क्या तकरीर नहीं करी, लेकिन रोज हम ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से अभी रिसेंटली उन्होंने, उनके एक आर्मी चीफ साहब ने फरमाया जो रिटायर हो गए थे कि जी हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द हम आजाद कश्मीर को ऊपर कब्जा कर लेंगे जीबी के साथ। तो ये जो सारी बातें होती है ना, ये सारी बातें सिर्फ एक तरफ से नहीं आती। फिर अरविंद साहब ने क्योंकि बार बार जिक्र किया फलस्तीन का, देखिए फलस्तीन के हवाले से ना दो मसाइल हैं जिसकी वजह से वहां बात करना जरूरी थी। एक फौरी मसला तो इस वक्त ये हुआ है कि अब्राहम अकॉर्ड के बाद से बहुत सारे मुसलमान मुल्कों ने इजराइल के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात बना लिए, और इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है, उनके सीनियर ओहदेदार ने कहा नाम के साथ कि हमारे साथ अनकरीब 6 मुसलमान ममालिक सऊदी अरब समेत
हमारे साथ जो है वो किसी एग्रीमेंट तक पहुंच गए। तो पाकिस्तान के अंदर भी इस मौजू पर बहस हो रही है और पाकिस्तान से बाहर भी। अभी कल ही की बात है कि वॉशिंगटन से जो जॉन हॉपकिंस है, वहां के जो प्रोफेसर साहब है, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया और तफसीलन इस मौजू पर बात करी कि क्या वाकई आप लोग इजराइल को मानने के लिए जा रहे हैं, इजराइल के हवाले से क्या बात हो रही है। तो मकसद ये है कि वहां पर ये बताने की जरूरत थी कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। आप अगर कल देखें तो कल जो हमारे इस वक्त कायम मुकाम फॉरेन मिनिस्टर हैं, निगरान फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे भी यही सवाल ज्यादा पूछे गए कि इजराइल के हवाले से कोई पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उन्होंने उस पर कहा कि नहीं, हम कोई शिफ्ट। तो एक तो ये रीजन है एक ये है कि पाकिस्तान का जो लीडर था, जो फाउंडर था, उसने पाकिस्तान बनने के साथ जिस मुल्क के हवाले से गुफ्तगू की और जहां की आजादी की बात की, वो फलस्तीन था। वो दिन है और आज का दिन है, फलस्तीन के साथ एक अटैचमेंट जो है वो पाकिस्तानियों की एक तरह मौजूद है। दूसरे नंबर पर यह हुआ कि जब इजराइल के साथ जंग हुई फलस्तीनियों की, तो पाकिस्तान ने जो मुल्क लड़ रहे थे, जो बेस कैंप बने हुए थे, उनकी पूरी भरपूर मदद करी। और अगर कभी आप में से किसी का जाने का इत्तेफाक हुआ है जॉर्डन के अंदर या सीरिया के अंदर, वहां आज भी आपको जो लोग मिलेंगे वो पाकिस्तानी सुनकर बहुत खुश होते हैं और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने उस वक्त आकर उनकी ऐसी मदद करी कि आज जिस मुल्क में वो बैठे हुए हैं उसको सेव करने में पाकिस्तानी पायलट्स का खास तौर पे बहुत बड़ा हाथ था। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से फलस्तीन की बात जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। फिर एक और बात भी है, देखिए अजमी ममालिक हैं कुछ और कुछ अरबी ममालिक हैं। अजमी ममालिक में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका ना किसी अजमी मुसलमान से कोई झगड़ा है और ना किसी अरबी मुसलमान से। इसलिए अरब भी बहुत ज्यादा ये समझता है कि एक बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, जिसकी आबादी 24 करोड़ है, ये मुल्क क्या कह रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से फलस्तीन पे अब इन्होंने बात करी कि उन्होंने पाकिस्तान के फ्लड की और इस तरह की बात। देखिए कल ही की बात है कि जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन ने, उन्होंने बाकायदा स्पेशली एक जारी किया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो आपने वादे वईद किए थे फ्लड के हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, वो पूरे नहीं हुए हैं और आप उसको पूरा करें, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये दुनिया का। ये कल ही सेक्रेटरी जनरल साहब ने यूनाइटेड नेशन के कहा। तो मेरा ख्याल है, देखिए मैंने पहले ही अर्ज की कि काकर साहब एक निगरान वजीर आजम थे। मेरे जाती ख्याल में उनको वहां तक जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो जो गए उन्होंने वो सारी बातें कही। अब देखिए अरबन साहब का बहुत एहतराम के साथ ये अरबन साहब समझते हैं कि हमारे दफ्तर खारजा के अंदर जो है वो मट्टी पड़ चुकी है इन बातों पे। नहीं, ऐसा नहीं है। अरबन साहब जब भी हम वहां पे मिलते हैं, और क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के साथ, जितने इस वक्त एम्बेसडर्स हैं उनमें से बेशतर के साथ, ये पाकिस्तान की, देखिए ये पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी है और ये पहले दिन से, ये हो सकता है कि ये पॉलिसी आपको पसंद ना, ये आपका हक है, लेकिन ये आपका हक नहीं है कि आप मुझे डिक्टेट करें कि मेरी क्या पॉलिसी होनी चाहिए या मुझे किस मौजू पर बात करनी चाहिए। देखिए शंकर जी ने जो भी बात करी, ये शंकर जी की मर्जी है। शंकर जी कोई भी बात कर सकते हैं, मैं उसको क्रिटिसाइज तो कर सकता हूं, लेकिन ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि शंकर साहब ये ना करें, बल्कि अब आपने बात करी अकलियत की, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि दोनों मुल्कों के अंदर अकलियतों की जो तादाद है उसमें एक तो बहुत बुनियादी फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। पाकिस्तान में बिल्कुल वाकयात होते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि ये वाकयात नहीं होने चाहिए। मैं इन वाकयात का हमेशा से मुखालिफ रहा हूँ। मेरे अभी मज़ामीन जड़ावाला पर और इस बात की गवाही है कि मैंने खुलकर इस बात को कही। लेकिन बहुत दफ़ा हमने ये देखा है कि ये जब इसकी इंक्वायरी होती है, जब ये अपने स्टेज के ऊपर, अब जड़ावाला ही था, जड़ावाला बुनियादी तौर पे क्या रिजल्ट निकला। अब ये यूरोपीय यूनियन की फाइंडिंग पे बात हो रही है। पाकिस्तान 2 फैमिलीज क्रिश्चियंस थी जो आपस के अंदर लड़ पड़ी, और अब वही पुराना जमाने वाली बात, जर जमीन वाला जो झगड़ा होता है उसी के ऊपर लड़ाई हुई, और एक ने उसे इस्तेमाल किया मजहब के तौर पर, और उसने इस्तेमाल किया कि एक मुसलमान मौलवी के घर के सामने एक लिखी हुई तहरीर फेंक दी, और उसके बाद ये जो है वो फ्लेयर अप हो गया। लेकिन सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक के अंदर ये जो टॉलरेंस वाला मामला है ना, ये बड़ा ही अजीब सा मामला है।
देखिए बड़ी मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो होते हैं वो बड़े टॉलरेंट होते हैं, वो इन लड़ाइयों में हिस्सा नहीं ले रहे होते, लेकिन बहरहाल हर मुल्क में एक तादाद ऐसी मौजूद होती है जो उसको कर। हमें सिर्फ इंडिया की बात जो है ना वो इसलिए करनी पड़ती है कि इंडिया में पिछले 10 साल से पॉलिसी जो है वो बुनियादी तौर पे इस चीज को फेवर कर रही है। मसलन पाकिस्तान में क्या किसी भी पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने इस चीज की फेवर करी कि ये सब कुछ होना चाहिए, या अपने इंतखाबात के अंदर इस चीज को इस्तेमाल किया? देखिए पिछले भी जो इंतखाबात हुए पाकिस्तान में और इंडिया में, अगर उसका कंपैरिजन करें, इंडिया में मोदी साहब और उनके मुखालफिन ये साबित कर रहे थे कि कौन पाकिस्तान का दोस्त है और उसको वोट ना दिया जाए। यहाँ पर ये नारा नहीं था कि पाकिस्तान, इंडिया का कौन दोस्त है और कौन मुखालिफ है। बात यह है कि देखिए चीजें जो हैं वो हर तरफ खराब भी हैं और अच्छी भी हैं, और जो खराब चीजें हमें उस पर तवज्जो देकर उसको अच्छा करना है, उसे बेहतर करना है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की सॉरी मेहदी साहब, गुजारिश ये है कि आपने वो जो किताब है अमीर हमजा साहब की, उसके जवाब में ये कहा कि किताबें तो पूरी दुनिया में लिखी जाती हैं, सलमान रुश्दी ने भी किताब लिखी। सर आपके इल्म में नहीं है कि सलमान रुश्दी की किताब से पूरी दुनिया में क्या रिएक्शन आया था? आप इसको इक्वेट कर रहे हैं किया था, और आप इसको इक्वेट, आपने सुन ले प्लीज सुन ले, मेरी बात सुने फिर बात आगे निकल जाएगी। मैंने नरसिम्हा राव की किताब का जिक्र किया, यानी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, कि उन्होंने मुसलमानों के हवाले से क्या बात की है। उन्होंने मैं एक एक करके मैं चाहूंगा कि एक एक करके रिस्पॉन्ड करूं, और मैं चाहूंगा कि आपसे जो भी इशू ले, लेट्स डील विद वन इशू एट अ टाइम। शकील साहब बात ये है कि मुझे भी तो मौका दें बात करने का। आपने अभी बात की है मेहदी साहब, अभी आपने बात की है। सर सुने ना, प्लीज सुने, आपने अभी 8-10 मिनट बात की, अब किसी दूसरे को भी बात करने दें। सबसे कम बात अभी तक मैंने की है, दोनों दफा में मिलाकर। मैं इसमें अगर आप फिर भी चाहते हैं आप बात करें, आप करें बात, बताइए। मैं गुजारिश ये है, आपने अगर 7-8 मिनट लिए हैं, मैं उसमें मैं ज्यादा टाइम लूंगा भी नहीं, मैं एक एक करके रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। इन्होंने बाबरी मस्जिद की बात की, एक मिनट में ये सलमान रुश्दी वाली बात मस्जिद की बात मैंने कहा, नरसिम्हा राव साहब ने जी मेहदी साहब आपने किताबों की बात की और आपने अमीर हमजा की किताब के जवाब में ये कहा कि सलमान रुश्दी ने भी किताब लिखी थी, पूरी दुनिया में किताबें लिखी जाती हैं। तो सर ये देखिए सलमान रुश्दी की किताब पे क्या रिएक्शन हुआ था, पूरी दुनिया में आग लग गई थी। क्या रिएक्शन हुआ मुझे बताइए, क्या रिएक्शन हुआ उस पे? सर पूरी दुनिया को उस किताब का पता है, मुसलमानों ने हर जगह। सर सुन लेना प्लीज, मुझे गुजारिश सुन ले, गुजारिश सुन ले, आपने कहां से लिख दी? गुजारिश सुन ले मेरी, मैं बात कर लूं, उसके बाद आप जितना चाहे बोलिएगा। इस तरह नहीं हो सकता कि मैं भी बोल रहा हूं आप भी बोल रहे हैं। ये पीटी वो नहीं है हमारा, जो है ना जियो, ये दुनिया नहीं है। हम एक बंदे को बात करने दें, फिर दूसरा उसकी सुने, फिर दूसरा वो बात करे। तो सर मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि अमीर हमजा ने किताब लिखी हिंदुइज्म के खिलाफ, तो सलमान रुश्दी ने भी किताब लिखी। तो सर सलमान रुश्दी की किताब पे क्या रिएक्शन हुआ था पूरी दुनिया के मुसलमानों का? इंग्लैंड से लेके तो ऑस्ट्रेलिया तक, इंडिया तक ने बैन कर दिया उस किताब को। तो सर इसको आप इक्वेट प्लीज ना करें। और नरसिम्हा राव की जो किताब है उसका आपने ये नहीं बताया कि उसने क्या लिखा है उसमें। उसने बता दे जी सुन ले, अभी यू विल गेट योर चांस, प्लीज डोंट इंटरप्ट। और सर बाबरी मस्जिद के हवाले से उन्होंने जो कुछ लिखा है उसके हवाले से भी अरविंद उसका जवाब देंगे। और आपने कहा कि पाकिस्तान में जो है ना 10 साल से इंडिया में जो पॉलिसी है 10 साल से वो खराब है। तो सर हमने तो कभी इंडिया की पॉलिसी को क्रेडिट नहीं दिया। हमने तो नेहरू को, गांधी को भी फाशिस्ट कहा, एंटी मुस्लिम कहा। हमने तो कांग्रेस को भी यही कुछ कहा था। भुट्टो साहब ने 1968 में कहा था ए कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन इज गोइंग ऑन अगेंस्ट द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। ये हमारी शिकायत सर 10 साल पहले पैदा नहीं हुई, 2009 में। सर सुन लेना, प्लीज सुन लेना, प्लीज सुन ले। आप किसी बात को अपनी तरफ से इंटरप्रेट कर देते हैं। मैंने सर मेरी बात सुन लें, मैं भी सर मेरी बात 80 साल नहीं बल्कि जब से अंग्रेज आया आज वाले दिन तक यही पॉलिसी है, मैं यही समझता हूँ। मैंने सिर्फ ये बताया कि स्टेट अब ऑन कर रही है कि हाँ हम इस पॉलिसी के पीछे हैं। आप शकील साहब अपनी तरफ से मेरे मुंह में क्यों बातें डाल रहे हैं? मैंने सर मैं आपके नहीं है, भुट्टो साहब ने जो कहा वो गलत नहीं कहा, वहां पर यही पॉलिसी थी और है जी।
अब मेरी बात भी सुन लीजिए, वैसे तो बेहतर होगा कि आप अपनी बारी पे बोले। अगर भुट्टो साहब की यह बात दुरुस्त थी कि मुसलमानों को खत्म करने की कैंपेन जारी है इंडिया में 1968 में, तो यह मुझे बताइए कि पार्टीशन के बाद इंडिया में 9.5%, 9.5% मुस्लिम्स थे, आज वो 15% हैं। ये कैसी नस्ल कुशी है कि 9.5 से आप 15% हो गए और आपकी नस्ल कुशी भी जारी है। तो अभी आप अरविंद कुछ कहना चाहेंगे, उसके बाद मेहदी साहब जवाब देंगे। जी, बात चले, मैं आखिरी जो पॉइंट आपने कहा था कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं पिछले 10 साल से, तो इमरान खान ने एग्जैक्टली 7 सितंबर 2019 को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये बयान दिया कि जनाब ये आरएसएस और मोदी का इंडिया है, ये गांधी और नेहरू का इंडिया नहीं है। तो मैं इसका ये मतलब निकालूं कि गांधी और नेहरू का इंडिया बड़ा अच्छा इंडिया था आपकी नजरों में, बकौल आपके, तो फिर गांधी जी को आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर जिस तरह से डिमोनाइज किया है, खुदारा एक तो वो करना बंद करें। अब आ जाते हैं बाबरी मस्जिद के इशू के ऊपर। मैं ये बात कहता हूं कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, ठीक है। बंदा जो है ना, मेरी नजर में काफिर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुनाफिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला का वादा है कि मैंने जहन्नम में जाना है। मैं खुश हूं इस बात से कि मैं जहन्नम में जा रहा हूं, पर मुझे उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है मेरे दर्जात जो हैं वो मुनाफिकों से बुलंद होंगे। मुनाफिक नहीं होना चाहिए बंदे को। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया जनाब, फिर से कह दूं, गलत हुआ। अगर हमें कोई वहां पे मंदिर बनाना भी था तो हमें कोर्ट के जरिए उस मामले को लेकर जाना चाहिए था। आखिरकार तो कोर्ट ने ही फैसला किया है कि क्या होगा और क्या नहीं। एएसआई की रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो एएसआई की रिपोर्ट्स बाद में भी ली जा सकती थी। एक सर्टेन पीस को उसका कोई जमीन का लेके उसमें अगर हम कोई खुदाई करते और उसकी रिपोर्ट आने के बाद में फिर कोई फैसला हो सकता था। हैरानी पता है कब होती है शकील साहब, मेहदी साहब? हैरानी तब होती है जब पाकिस्तान से कोई ये कहता है ना कि जी बाबरी मस्जिद तोड़ दी और बड़ा गलत हुआ, ये हुआ। महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटने वाला बंदा तो कौमी हीरो है आपका, वो तो कौमी हीरो है। अब अंदाजा करें मुनाफकत का कि एक मुल्क जिसने लुटेरे मोहम्मद गजनवी को, जिसके लिए बड़े सगीर का मुसलमान रहमतुल्लाह आले कहता है, एक से मेरी बहस हो गई, वो कहता है कि जब महमूद गजनवी रहमतुल्लाह आले का हिंदुस्तान में जब उनका जब निजाम था, उनका दौरे हुकूमत था, तो उन्होंने यहां पर आके इंसाफ और अदल का निजाम कायम किया। मैं सुन के हैरान हो गया कि भाई वो आया यहां पे और लूट के ले गया। इतना तो तारीख मैंने भी पढ़ी है, वो मुगलों की तरह यहां रहा होता तो फिर तो बात होती कि जी उसने कोई अदल और इंसाफ का निजाम कायम किया है। कौन सा अदल और इंसाफ का निजाम कायम किया था? महमूद गजनवी ने, जो कि कौमी हीरो है पाकिस्तान का, कौमी हीरो है। किस बात पे फख्र लेते हैं कि महमूद गजनवी हीरो है? किसी से भी जाके पूछोगे मुहावरतन लोग ये कहते हैं जी इसके सोमनाथ का जो जो है बुत है वो टूट गए। मैंने खुद मुबशर लुकमान को ये कहते हुए सुना जब पीटीआई की जीत हुई। मैं वो वीडियो भी भेज सकता हूं, चौधरी साहब जरूर लगाइएगा, कि जी बड़े बड़े बुत जो हैं पीटीआई ने ढा दिए, सोमनाथ के बुतों को ढा दिया। बड़ा प्राइड लेते हैं लोग इस बात के अंदर, सोमनाथ के बुत को तोड़ने का या बुतों को तोड़ने का, किसी के गुरूर को तोड़ने से उसको जो है साथ में उसको जो है मुहावरतन इस्तेमाल करते हैं। ये क्या ऑब्सेशन है बुतों को तोड़ने का इतना, कि सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटने वाला लुटेरा कौमी हीरो है पाकिस्तान का, और वहां के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कहते हैं जी बाबरी मस्जिद तोड़ दी। तो मैंने अपने कुछ मुसलमान दोस्तों से कहा, मैंने कहा मैं कंडेम करता हूं बाबरी मस्जिद के तोड़ने को, क्या तुम कंडेम करते हो सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने को? कहते हैं हम तो नहीं करते। मैंने कहा अगर तुम नहीं करते, जब तुम में जान थी, सकत थी, तुमने सोमनाथ के मंदिर को ढा दिया, आज तुम उसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है, तो फिर हिंदुस्तान के अंदर जो अक्सरियत हिंदुओं की है वो भी बाबरी मस्जिद की शहादत पे, कोई मैं शहादत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये भी एक बड़ी बात है। वो तो कहेंगे ठीक हुआ, फिर ये भी ठीक हुआ। तो पाकिस्तान देखे जरा कि उसके कौमी हीरो क्या लगता है भाई महमूद गजनवी तुम्हारा। इनसे कोई पूछे वो अफगान था, वहां से आया था, इस जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब अहमद शाह अब्दाली का क्या ताल्लुक है? खाया पिया लायदा, बाकी अहमद शायदा।
वो खा लिया, पी लिया, ओढ़ लिया, पहन लिया, वो तुम्हारा है, बाकी अहमद शाह अब्दाली आएगा, लूट के ले जाएगा। ये पंजाब के ही सूफी जो हमारे यहाँ के पोएट्स थे, उन्होंने ये मुहावरे बनाए थे। ये कैसी कौम है जो अपने ही लुटेरों को अपना हीरो बना के बैठी हुई है? बताए जरा मुझे कोई। आपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं इनके नाम के ऊपर, और आप कह रहे हैं जी इंडिया के अंदर एक मस्जिद टूट गई। आपने मंदिर ही नहीं छोड़ा कोई। इस्लामाबाद के अंदर एक मंदिर बनने जा रहा था, किसने कहा कि इस्लामाबाद में मंदिर कैसे बन सकता है? ये दुनिया देख रही है। अच्छा, अब आ जाए कि जी इन्होंने कहा जी कि हमें फोन आया हमारे पास कि जी मैं क्या कहते हैं इजराइल और पैलेस्टाइन, सॉरी, इजराइल और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात पे, और मुझसे इस पर बात हुई। फोन पे तो बहुत सारे लोग बात करते हैं, मजा ना आ जाए कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर इस पे डिबेट हो कि क्या पाकिस्तान को भी इजराइल के साथ अपने मामला नॉर्मलाइज कर लेने चाहिए। वो डिबेट जिस दिन होगी ना टीवी पे, उस दिन मैं कहूंगा कि हाँ भाई कोई बात हो रही है। इन्होंने कहा कि जी हम फिलिस्तीनियों के लिए, कॉज के लिए लड़ रहे हैं। खुदारा फिलिस्तीनियों से जाके पूछें। यासिर अराफात साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि इतने फिलिस्तीन तो इजराइल ने भी नहीं मारे जितने कि पाकिस्तानियों ने मारे हैं। ऑपरेशन ब्लैक सितंबर 1970 का, इफ आई एम करेक्ट। जनरल जिया-उल हक ने उस वक्त, वो एक ब्रिगेडियर थे, उन्होंने किन जमातों को वहां पे टारगेट किया, किन लोगों को मारा? वही उन्हीं लोगों को मारा जो कि फिलिस्तीन की आजादी की जंग लड़ रहे थे। इजराइलियों को तो नहीं मारा था उन्होंने। सर, इजराइलियों को तो नहीं मारा था उन्होंने कोई, मारा तो फिलिस्तीनियों का ही कत्ल हुआ था। एक मिनट सुनते जाएं, आप सुनते जाएं। फिर आपने ये कहा जी कि तो आपको भी कुछ नहीं है तो मैं क्या सुनूं आपकी बात? आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आप अपनी बारी में बात करें, कहां पे हो रही है। मैं क्या आप अपनी बारी में गुफ्तगू करें जनाब, ठंड रखें थोड़ी। मेहदी साहब, अगर मैं ठंड क्या रखूं? मेहदी साहब, आपके पास आपने कहा जी कि इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं हमारे, एक मिनट, कहां पर नहीं है। मेहदी साहब को चुप कराइए। एक मिनट, आपको फलस्तीन से मिला दिया, फलस्तीन की बात को उर्दन से मिला दिया। आपको पता ही नहीं शहनशाह उर्दन ने क्या कहा था। आपने यासिर अराफात की बात, मुझे इतना बता दें, ऑपरेशन ब्लैक सितंबर में पढ़े तो सही सबसे पहले। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर आपने नरसीमा राव की किताब मेरे मुंह पे इजराइलियों को मारा था या फिलिस्तीनियों को मारा था? ओ भाई, नरसीमा राव ने कहा है, आपके वजीर आजम ने कहा है, जो कह रहा हूं, शायद आपसे बर्दाश्त नहीं हुई, थोड़ा अच्छा पहले। अच्छा, आप कम अज कम ऐसे आदमियों को तो बुलाएं जिन्हें पढ़ने की आदत हो, पढ़ने की आदत तो डालें। ओ भाई, मैं नरसीमा राव की किताब की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा। मेहदी साहब बात सुन ले, पहले बात मेहदी साहब, अच्छा, इन्होंने कहा जी इंडिया के अंदर इलेक्शंस होते हैं। वो कह रहे हैं एक मिनट प्लीज, एक मिनट में ये डिबेट हो रही है, इस पे कॉलम लिखे जा रहे हैं कि इजराइल को मानना या नहीं। आप पढ़ते नहीं है। अभी फरूख सलीम साहब ने कहा है कि पाकिस्तान को मान लेना चाहिए, आपने नहीं पढ़ा ना। अच्छा मेहदी साहब, गुजारिश मेरी सुन लीजिए, अगर आप इंटरव्यू करना चाहें ना तो लेना प्लीज यार, सुन तो लेना। क्या गुजारिश सुनूं मैं आपकी? आप भी पढ़ा हुआ नहीं है, वो पाकिस्तान पे फजूल में बात किए जा रहे हैं। आप मेरी बात सुन लेंगे? नहीं हो रही। विल यू गिव मी 1 मिनट प्लीज? मैं ये कह रहा हूं, अगर आप इंटरवीन करना चाहते हैं ना तो आप अपना हाथ ऊपर कर दें, कोई पेन ऊपर कर दें, प्लीज बोलना शुरू ना करें। मैं नहीं बोलता, मैं हाथ ऊपर करता हूं, पेन ऊपर करता हूं, ताकि तीनों लोग एक वक्त में बात ना कर रहे हो। ये आपका काम है, आप इनको बताएं कि पाकिस्तान में ये डिबेट हो रही है या नहीं हो रही, इजराइल वाली। अच्छा, इस पे लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा? गुजारिश सुन लेना, मेरी बात सुने प्लीज, मेरी बात सुने। मेहदी साहब, इस तरह हाथ ना आप मुंह पे ना मलें। आप, मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने गलत बात की, आपको टाइम मिलेगा उसको तरदीद करने का। व्हाई कांट यू वेट? व्हाट इज द अर्जेंसी? और मेरे भाई शकील साहब, मैं इसलिए प्रोग्राम में नहीं आया कि मैं इनकी बातों का जवाब दूं। मेरा मकसद इस तरह आने का बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई शौक नहीं कि मैं प्रोग्राम पर आऊं। मेरा मकसद इनको हर बात का इनका जवाब देना नहीं है। मेरा एक अपना पॉइंट है, इनका एक अपना पॉइंट है। मैं क्यों इनकी हर बात का जवाब दूं? मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मैं फैक्ट्स बयान कर रहा हूं। इनको पढ़ना चाहिए। ये कह रहे हैं इसराइल पे डिबेट नहीं हो रही, ये कह रहे हैं मैं उस दिन खुश होऊंगा जिस दिन यहाँ के टीम भाई मेरे प्रोग्राम में पाकिस्तान हो चुका है। मैं रिस्पॉन्ड करूं प्लीज, मेरी बारी है। गुजारिश ये है, डिस्कशन में मेहदी साहब यही होता है, आप एक पॉइंट रखते हैं, दूसरा बंदा उसको एड्रेस करता है, दूसरा बंदा एक पॉइंट रखता है, आप उसको एड्रेस करते हैं, उसको आंसर करते हैं। ये नहीं आप कह सकते कि डिस्कशन में मैं इनका नुक्ते का जवाब देने नहीं आया।
तो सर डिस्कशन के असूल यही होते हैं और अपनी बारी पे बोलते हैं। आपको चांस मिलेगा, आप ये कह दें कि इनको कुछ नहीं पता, यू हैव एवरी राइट टू से दैट, लेकिन बीच में ना बोले प्लीज। इस तरह ना आपको समझ आएगी, ना ऑडियंस को समझ आएगी, ना अरविंद को समझ आएगी। तो अपनी बारी पे बोलें। वी आर सिविलाइज पीपल एंड वी शुड टेक अवर टर्न्स। आप हर हक हासिल है आपको ये कहें कि जी इनको कुछ नहीं पता, आप 10 दफा ये बात कहें, अपनी बारी पे कहें प्लीज। जी अरविंद प्लीज अच्छा ब्रीफली बात कीजिएगा। मैं ब्रीफली मैं सम अप करने लगा था, वैसे भी खत्म करने लगा था, बात लंबी हो गई थी। अच्छा, ये है कि मेहदी साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान के अखबारों में लिखा जा रहा है, ये है वो है। मैं कल ही पाकिस्तान के एक नोटेबल जर्नलिस्ट पीटीवी पे जो प्रोग्राम करते थे, अहमद कुरैशी साहब, उनका इंटरव्यू कर रहा था। अहमद कुरैशी साहब ने मेरे प्रोग्राम में, कहीं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, अभी कुछ ही घंटे पहले मैंने पब्लिश किया है। उन्होंने ये कहा है कि ये हमारी नेशनल डिबेट का इस वक्त हिस्सा ही नहीं है, कि मिडिल ईस्ट में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं हमारे नेशनल डिस्कोर्स से उनको बिल्कुल गायब कर दिया गया है, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। अब प्राइम मिनिस्टर ने जो, काकड़ साहब के पास कोई अवामी मैंडेट तो नहीं है, काकड़ साहब के पास पाकिस्तान की रियासत की जो ऑफिशियल पॉलिसी है विजावी इजराइल पैलेस्टाइन, वही जाके बयान की है अभी चंद रोज पहले यूएनजीए के अंदर। इन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर इलेक्शंस जो होते हैं वो पाकिस्तान सेंट्रिक होते हैं। 2019 का इलेक्शन जो था वो पाकिस्तान सेंट्रिक हो गया था, क्योंकि एक तरफ इलेक्शंस की डेट आ गई थी और उसी तरफ हमारे 40 जवान जो हैं एक दहशतगर्द हमले में उनकी जान चली गई थी, उसका एक रद्दअमल हुआ। और फिर जाहिर सी बात है, जब इंडिया पाकिस्तान को लेके हमारे यहाँ तो कोई एक क्रिकेट का मैच हो तो वो नेशनल न्यूज बन जाती है, क्योंकि कोई एंगेजमेंट ही नहीं होती है हमारी, ना बायलैटरल होती है, ना स्पोर्ट्स में होती है, ना जंग के मैदान में तो होनी ही क्या है। तो वो एक बहुत मेजर इवेंट था जिसके ऊपर दुनिया भर के लीडर्स ने अपनी अपनी जो भी उनकी राय है उसका इजहार किया था, कंडेम भी किया था, और इंडिया के इकदाम को किसी ने भी कंडेम नहीं किया। तो वो एक इवेंट था जो कि बार बार अगर आप ये कहें कि जी मोदी साहब जब भी इलेक्शन आता है ना इंडिया में, हमारे जनरल इलेक्शंस आते हैं तो वो पाकिस्तान पे अटैक कर देते हैं, ऐसा तो नहीं है। अगर 2024 में कुछ हो जाए तब मेहंदी साहब कुछ कहें तो मैं मान भी लेता हूं। 2014 का जो इलेक्शन था वो तो सबका साथ सबका विकास के नाम पे ये इलेक्शन स्लोगन था, पाकिस्तान तो उसमें फीचर ही नहीं हुआ था कहीं पर भी, इट वॉज नो वे टू बी सीन। वो प्योरली एक गुजरात मॉडल का डेवलपमेंटल एजेंडा लेके मोदी साहब अवाम में आए थे, उसी के ऊपर ही उनको मैंडेट मिला था। 2019 में ये चीज मैं मानता हूं कि पाकिस्तान वाज अ फैक्टर, मगर उसकी जो वजूहात है वो मैंने बयान कर दी है। मैं तो ये अब ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करना चाहता, मगर मैं ये चाहूंगा कि एक दो बातों पे प्लीज आप कुछ थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दें। वो ये है कि आपके कौमी हीरोज जो हैं वो तो हैं ही मंदिर तोड़ने वाले, तो बाबरी मस्जिद पे आपका क्या नेशनल ओपिनियन हो सकता है? जी शकील साहब मैं बोल सकता हूं अब? जी मेहदी साहब अपनी बारी में आप बिल्कुल बोल सकते हैं। और प्लीज मैं अरविंद से भी कहूंगा, आपसे भी कहूंगा कि एक दूसरे को इंटरप्ट ना करें। अगर आपका इंटरवेंशन करनी है प्लीज हाथ रेज कर दें, अपना पेन रेज कर दें प्लीज। जी मैंने नहीं किया, ये बोलना खत्म कर दिया, उसके बाद ही बात शुरू की, आगे भी नहीं करूंगा। शकील साहब एक तो मैंने बाबरी मस्जिद पे कोई कमेंट्स नहीं दिए। मैंने कहा कि नरसिम्हा राव साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि हमें बिट्रे किया कल्याण सिंह साहब ने, जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। उन्होंने कहा कि ये सब एक प्लान का हिस्सा था और इस प्लानिंग के तहत जो है वो बाबरी मस्जिद को गिराया गया, और ये सब कुछ जो है वो मुसलमानों को, और ये बीजेपी और ये जो इस किस्म की जमातें थी, एलके अडवाणी साहब वगैरह, ये सब लोग जो थे ये इसके पीछे शामिल थे। तो मैंने नहीं कुछ कहा, मैं नहीं बात कर रहा बाबरी मस्जिद की, मैंने तो सिर्फ आपको अमीर हमजा की किताब पर अर्ज की थी कि नरसिम्हा राव साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अमीर हमजा साहब तो एक मेरी तरह का आम आदमी है पाकिस्तान में जो कभी भी किसी हुकूमत में नहीं आया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर्मर अपनी किताब में कह रहे हैं, और वो अपनी फैमिली बकौल फैमिली के कि हमें कहा गया कि 10 साल के बाद मेरी मौत के, वो कह रहे हैं कि ये सारा कसूर जो है ये हमारे अपने लोगों का है कि ये सारे मामलात इस तरह हुए और मुसलमानों के साथ और बाबरी मस्जिद के साथ ये तमाम वाकया हुआ। मैं इस पे बहस नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरी बात है, अरविंद साहब फरमा रहे, देखिए
एक है आज इंडिया स्टेट। इंडिया स्टेट के अंदर अगर कोई चीज हो रही है ना, तो वो दुनिया उस पर बात करेगी कि भाई बाबरी मस्जिद क्यों गिरा दी गई, या वहां पर मणिपुर के अंदर ईसाइयों के साथ क्या हुआ, या पाकिस्तान के अंदर जड़ावाला के साथ क्या हुआ। जो महमूद गजनवी की आप बात फरमा रहे हैं ना, महमूद गजनवी जो था ना, वो एक हमला आवर था। वो हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए आया। पृथ्वीराज साहब से उसका और उनसे पहले वालों से उसका मुकाबला हुआ, और वो बल्कि पहले वालों से मुकाबला हुआ वो तो गौरी का हुआ था, और उन्होंने वहां पर जाकर हमला किया। ये दो मुल्कों की लड़ाई थी, दो कौमों की लड़ाई थी। जो एक कौम जो थी वो जीत गई, और वो वहां पर जाकर इसको और आप इस बाबरी मस्जिद को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। आज की जो रियासत का मॉडल है ये उस जमाने के अंदर मौजूद नहीं था। उस जमाने में फातहीन जो थे वो दुनिया में जब फतह करते थे तो इसी किस्म की हरकतें किया करते थे, और यही सब कुछ हुआ करता था। दूसरी बात यह है कि महमूद गजनवी साहब हो या कोई हो, देखिए अल्लामा इकबाल जो हैं वो आपने क्योंकि उनका शेर सुनाया बुल्ले शाह का, अल्लामा इकबाल का भी शेर है। और अल्लामा इकबाल आपके जो हैं वो जो आपका कौमी नगमा है उसके खालिक भी अल्लामा इकबाल ही है कि हिंदुस्तान से अच्छा कोई जहां नहीं है, वो आपको ज्यादा बेहतर आता होगा। तो वो उसमें वो क्या फरमा रहे हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो एयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मिसाल के तौर पे वो ये कह रहे हैं कि बादशाह वक्त और उसका एक गुलाम जो थे वो एक ही सफ में थे। और जो आप हुकूमत की बात कर रहे हैं, वो जो भी साहब आपके दोस्त थे, शायद आपके उसमें भी थोड़ा सा वो है कि लाहौर के अंदर ना, लाहौर में बाकायदा गजनवी ने अपना गवर्नर बिठाया था महमूद एयाज को, जिसकी आज भी एयाज साहब की कब्र जो है वो लाहौर शहर में मौजूद है। और उसने यहाँ पर लाहौर को आग लगाने वाला भी अयाज ही था। ओ यार बात तो सुन लेना मेरे भाई, लाहौर को उसने आग जरूर लगाई होगी क्योंकि फतह करने आ रहा था, लेकिन उसके बाद वो लाहौर में बैठकर उसने उस जमाने की गवर्नेंस की। और लाहौर के अंदर जो लाहौर के ऊपर तारीख की किताबें लिखी गई हैं, और सबसे बढ़कर जो हिंदू ने किताब लिखी है कन्हैया लाल साहब ने, उसने उसकी तमाम इस बात का जिक्र किया है कि वो कितना ऑनेस्ट आदमी था और रियाया के साथ किस तरह का उसका ताल्लुक था। तो दोनों बातें मेरे भाई अलहदा हैं आज की स्टेट में और उस 1000 साल के पहले की स्टेट में, दोनों में फर्क है। आज अगर पाकिस्तान में किसी के साथ भी कुछ हो रहा है तो इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, और इसी तरह अगर किसी और मुल्क में कुछ हो रहा है या वहां पे मस्जिद गिराई जा रही है या मंदिर को आग लगाई जा रही है तो उसका जिम्मेदार भी वो मुल्क होगा। ये दो मुल्कों की जंग नहीं हो रही, वो आपकी आवाम है जो मुसलमान वहां रहते हैं या क्रिश्चियन, इसी तरह जो हिंदू रहते हैं या जो जहाँ पे क्रिश्चियंस रहते हैं वो पाकिस्तान की आवाम है। तो दोनों बातों को आप गुडमुट कर देते हैं ना, इस वजह से ये मसाइल पैदा हो। वो एक अलहदा चैप्टर है, उस पर गुफ्तगू करेंगे तो अलहदा से प्रोग्राम करेंगे कि गजनवी साहब, मोहम्मद बिन कासिम साहब, शहाबुद्दीन गौरी साहब, बाबर साहब, ये लोग आए तो इनके क्या मकासद थे, ये इस्लाम लेकर आए थे या अपनी हुकूमत लेकर आए थे, ये अलहदा बहस है। आज की बात और तरह की हो रही है, हम उस पैरामीटर्स में रहकर बात कर रहे हैं। अब आपने बात करी अहमद कुरैशी साहब की। अहमद कुरैशी साहब बहुत अच्छी बात है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान में बात नहीं हो रही। एक मोहम्मद मेहदी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान में बात हो रही है। अब आप इन दोनों बातों को छोड़ेंगे, मोहम्मद मेहदी का कह रहा है, कुरैशी का कह रहा है। आप पाकिस्तान के पिछले चंद हफ्तों के अखबारात उठाकर देखिए, क्या वहां पर ये डिबेट आपको मिल रही है या नहीं मिल रही? क्या पाकिस्तान के टीवी प्रोग्राम्स के अंदर इस मौजू पे गुफ्तगू हो रही है? मैंने तो अभी मिसाल दिया आपको, फर्रुख सलीम साहब जो पाकिस्तान के बड़े मईशतदान समझे जाते हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक, वो जंग में नहीं लिखते लेकिन जंग ने फ्रंट पेज पे 2 कॉलम उनका छापा तज्जिया कि पाकिस्तान को इससे बड़ा बेनिफिट होगा इक़्तिसादी तौर पर अगर इजराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ ये गुफ्तगू हो रही है, आप इसकी तरफ आप सरफे नजर कर रहे हैं या फिर आपने पढ़ा नहीं है। तो बात यह है कि हर बंदे के हर चीज के ऊपर डिबेट हो रही है, उसका जितना जुस्सा है उसके मुताबिक डिबेट हो रही है। मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से सारे सवालात ही ये हुए कि आप इजराइल को मानने जा रहे हैं। आपने कहा टेलीफोन पर बात हो गई। भाई टेलीफोन पर भी इसीलिए बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर इस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा साहब,
उन्होंने 22 लोगों को अपने घर पर बुलाया और उनको खाना खिलाया, और खाना खिलाने के साथ साथ उनसे कहा कि हम जो हैं वो इस तरफ गौर फिक्र कर रहे हैं कि इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक करें। ये पाकिस्तान के उन जर्नलिस्टों के साथ बात हो रही है जो पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट हैं, जो टीवी का प्रोग्राम भी करते हैं और अखबारात में कॉलम भी लिखते हैं। तो ये लेवल ऑफ डिस्कशन जो थी वो इस मौजू के ऊपर हो रही थी। अब क्योंकि शाह साहब आ गए आर्मी चीफ, अभी तक उन्होंने ये कोई ऐसी बात किसी के साथ पब्लिकली कम से कम नहीं करी, हो सकता है किसी बंद दरवाजे में, लेकिन हुकूमती सतह पर इस मौजू पे रोज बात हो रही है और यहाँ के दानिश्वर भी रोज बात कर रहे हैं। तो इसलिए इस बात को आप जरा समझने की कोशिश करें। और देखिए, आपने फलस्तीन की बात करी, यासिर अरफात साहब ने एक बात करी, वो एक खास पैरामीटर, लेकिन एक खास बात आप हमास से जाकर पूछें, आप जाकर फलस्तीनियों से पूछें कि वो पाकिस्तान के मसलन क्या लेने आते थे। फिर यासिर अरफात साहब पाकिस्तान साल में एक चक्कर जरूर लगाया करते थे, क्या रीजन थी उसकी? जिस वक्त वहां के प्रेसिडेंट फलस्तीन के हमास के एक ही दफा बने, वो किस किस मुल्क के दौरे पर आए? अपने दौर के अंदर उनको हटा दिया गया बहुत जल्दी। कहाँ आए? आज महमूद अब्बास साहब कहाँ पर आते हैं? किस मुल्क से आकर इस्लामाबाद आते हैं या नहीं आते, आकर बात करते हैं या नहीं करते? भाई मेरे बात ये है कि ये हमें 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 ये करने दें कि हम अपने मुल्क की पॉलिसी बनाएं कि हमने क्या करना है। आपका काम है तनकीद करना, लेकिन सिर्फ तनकीद करना, ये नहीं कि ये आप करें, ये करे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये आप नहीं कह सकते, ये आपका काम नहीं है। ये हमें पता है कि हमने अपने मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है, कौन से हमारे मसाइल हैं, कौन से मसाइल नहीं, मईशत में क्या है, गुर्बत कितनी हो गई, कितनी नहीं हुई, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अकेले रह गए या हमारे साथ 4 मुल्क हैं, ये आपका मसला नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हमें ये परेशानी होती है कि हिंदुस्तान जो है वो इस किस्म की बातों की तरफ आगे बढ़ता है। हमने तो नहीं कहा था उस वक्त जब आप जो थे वो आइसोलेट एक मुल्क थे, अकेले एक मुल्क थे और आपके साथ लोग नहीं थे। हमारे तो किसी लीडर ने नहीं कहा था कि हिंदुस्तान जो है वो अकेला रह गया या यहाँ पर ये सारी। आप लोग रोजाना ये वाली बात क्यों करते हैं? ये क्यों हम पर थोपते हैं कि जनाब आप यूं हो गए, फलाने हो गए? भाई हम जो कुछ भी हमें होने दें, हम जैसे भी। आपने कहा कि जी जो वो है तिजारत चीन और पाकिस्तान के दरमियान वो एक तरफा है, खाली ट्रक जाते हैं। आपने पढ़ा है कि इंडिया और चीन की तिजारत का हुजम में कौन बरतरी पर है और कौन नीचे है? जबकि हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात भी खराब है। होना तो ये चाहिए था कि तिजारत बंद हो जाती, लेकिन आपके वहां के जो माफिया है उसने मोदी साहब को कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता तिजारत का, तो बैलेंस चाइना के हक में है, आपके हक में तो नहीं है। और दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसका चाइना से ज्यादा हुजम हो? और आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर दूं, आप थोड़ा सा, फिर वही बात होगी, बुरा भी लगता है, आप इस तरफ भी तवज्जो दें और पढ़ें कि पाकिस्तान का पिछले चंद सालों के अंदर कितना ज्यादा वॉल्यूम वहां जाना शुरू हुआ है। पाकिस्तान से अब बहुत सारी चीजें चाइना में जा रही हैं। अभी मैं चाइना में था एक हफ्ते के लिए, पाकिस्तान के एम्बेसडर ने पूरी प्रेजेंटेशन दी चाइना के अंदर कि कौन कौन सी हमारी चीज़ों ने इन्हांस किया है पिछले अरसे के अंदर। हम कितना चावल भेज रहे हैं, हम कितना जो है वो दूसरी जो खाने पीने की आइटम है उसमें हमने मार्केट के अंदर कितना शेयर हासिल किया है। तो ऐसी बात नहीं है। बाकी चाइना का तो अमेरिका के साथ भी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो चाइना के हक में है, अमेरिका के हक में नहीं है। अच्छा मेहदी साहब, मैं हाँ मैं 1 मिनट, एक तो डिबेट जो बात की ना मेहदी साहब ने कि इसराइल के रिकग्निशन के इशू पे डिबेट हो रही है, तो बात ये होती है कि डिबेट तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे भी होती है, तो भाई मीनिंगफुल कितनी है डिबेट? यानी जो डिसेंटिंग पर्सपेक्टिव रखते हैं, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं, उनको भी आप बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? वन साइडेड डिबेट तो जमात इस्लामी के अंदर भी होती होगी, हाँ जी नहीं करना जी तस्लीम नहीं करना। तो भाई ये डिबेट नहीं है। डिबेट का मतलब है कि सारे जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं उनको आप बुलाएं, उनको सीरियसली सुने। अब आप ये देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं जी कि काकड़ साहब ने पैलेस्टाइन की बात इसलिए की कि जी आजकल ये डेवलपमेंट चल रही है, और उस डेवलपमेंट के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा, इसलिए कि पाकिस्तान इज नॉट इन ए पोजीशन टू क्रिटिसाइज एंड कंडेम सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान इज नॉट इन ए पोजीशन टू से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट द यूएई। भाई ये क्या डिबेट है? आप कहें ईरान की तरह कहें ना कि जी सऊदी अरब गलत कर रहा है, यूएई गलत कर रहा है, बहरीन गलत कर रहा है, ये आप कह नहीं सकते। तो डिबेट के पैरामीटर्स जो है ना वो बड़े ही नैरो हैं,
जी अपना मौका देंगे शकील साहब को, जी, कि अब आपने मुझ पर फिर बात कर दी। शकील साहब देखिए, फर्रुख सलीम साहब ने उसके हक में ही बात की है। फर्रुख सलीम साहब के अलावा उसके हक के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। आप अगर देखें तो सबको मौका मिल रहा है। जंग अखबार को क्या जरूरत पड़ी थी कि एक आदमी उनका कॉलम मिस भी नहीं है और वो उसकी बात को छाप रहे हैं, और जो इसराइल के हक में जारी होती है खामोशी की। हमें क्या जरूरत है हम जाके सऊदी अरब को क्रिटिसाइज करें या हम यूएई को क्रिटिसाइज। ईरान का मामला और है। ईरान जो था वो 1979 से पहले इसराइल को मानता था, उसके बाद उसने अचानक कह दिया हम इसराइल को अब नहीं मानते। ईरान का मैटर और हमारे मैटर में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने पहले इसलिए इशारतन बात की थी कि अजमी और अरबियों से हमारा कोई झगड़ा नहीं। हमें क्या जरूरत है हम ईरान पे क्रिटिसाइज करेंगे, भाई तू क्यों नहीं मानता, तू भी मान उसको। या हम ईरान से कहेंगे ईरान सऊदी अरब के बारे में ऐसी बात, भाई ये उनका मसला है, वो जाने, उनका काम जाने। हमें जहां तक बात करनी है हम कर रहे हैं। जी मेहदी साहब 25 करोड़ के इस मुल्क में फर्रुख सलीम का नाम आप बार बार ले रहे हैं। काश के दो हामिद मीर ने ये वाली बात करी है। हामिद मीर साहब ने इसके खिलाफ बात करी है। उन्होंने 2 कॉलम लिखे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं यही कह रहा हूं। मेरी बात सुने ना। अब आप अगर नाम लिखवाना चाहते हैं, डॉक्टर रशीद अहमद खान साहब ने कहा होना चाहिए, डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी ने कहा होना चाहिए, आप नाम लेना चाहते हैं एयाज अमीर साहब ने कहा होना चाहिए, आप नाम लेना चाहते हैं मैं नाम लेना शुरू कर दूं। मैं नामों पे बात नहीं करता कभी भी, क्योंकि नाम किसी का भी नहीं लेना चाहिए। कोई मुझसे आकर पूछे, ये सब मेरे दोस्त हैं या मेरे उस्ताद हैं, मैं डायरेक्ट पढ़ा हुआ हूं इनसे, तो वो मुझसे कहें यार आपने हमारा नाम, हमने तो इस तरह बात ही नहीं करी, हम तो इस तरह बात कर रहे हैं। तो मैं नहीं लोगों का नाम लेना चाहता। पहले भी आपके दोस्त ने, हमारे दोस्त अरबन साहब ने नाम लिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं इस मुल्क में रहता हूं, मेरी दोस्ती है उनके साथ। वो कहें यार आप कौन होते हैं हमारी तर्जुमानी करने वाले, हमने तो ये बात इस अंदाज में की थी। अब आपने फरमाया है तो मैंने ये पूरी बात आपको कह दी है। मसलन अब आप अगली बात करूं आपसे, मुझसे भी कहा गया है कि इस मौजूद के ऊपर आप बात करें, इस पे लिखें कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मुझे इस पर कोई बात करने की जरूरत है। देखिए ये हर एक का अपना अपना मामला है कि कौन क्या समझता है क्या नहीं समझता। जी मेहदी साहब देखिए, अगर किसी ने ये कहा है कि भाई पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए बांग्लादेश इसको, इसराइल को, तो उसमें नाम लेने में कोई सीक्रेट से आप रिवील नहीं कर रहे। ये वो पोजीशंस हैं जो उन्होंने, सर सुन लेना प्लीज सुन लें, ये वो पोजीशंस हैं जो उन्होंने नेशनल मीडिया में ली हैं। अदरवाइज कोई आपको उन्होंने प्राइवेटली तो नहीं बताया ना, उस पर उनको गिला करने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है आपने नाम लिए हैं। और हामिद मीर जो है, हामिद मीर तो बहुत मुखालिफ है इस बात के। मैं तो ये कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा लोग हैं जी। डिबेट देखने की बात ये होगी कि जब ये डिबेट होती है कितनी मीनिंगफुल होती है। मतलब है कि एक बंदा जो है वो अगर एक बात करता है और 10 लोग उसको लताड़ने वाले होते हैं तो फिर डिबेट नहीं होती है। जी अरविंद, जो बात पब्लिक डोमेन में हो, अब मसलन मेरे प्रोग्राम में हो या किसी के भी प्रोग्राम में, पाकिस्तान का या कहीं दुनिया भर का कोई भी बंदा कोई बात करे तो उसको रेफरेंस पॉइंट बना के आप उसको कोट कर सकते हैं, क्योंकि वो बात ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। अगर वो प्राइवेटली मुझे कही होती तो फिर तो मैं सोचूंगा कि भाई मैं इस पे बात करूं या ना करूं, कहीं मेरा दोस्त नाराज ना हो जाए कि यार मैंने तो तुम्हें प्राइवेटली बात कही थी, तुमने जाके मेरा नाम लेके वहां कह दिया है। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं उन्हें वही बातें कह रहा हूं जो पब्लिकली स्टेटेड हैं। अच्छा जी,